हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। ये वीडियो बीएससी वाले जो बीएससी फर्स्ट ईयर में वो भी इस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि बीएससी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ये। मतलब एक ही वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से केमिस्ट्री में एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला, नई किताब स्टार्ट हो रही है। नई किताब आप समझ ही चुके होंगे कि आज से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको बोलते हो आप कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। ध्यान से समझ लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी महत्वपूर्ण है कि बीएससी एमएससी में, और साथ में जितनी भी अब जितने भी चैप्टर आएंगे उनमें सबसे ज़्यादा रिएक्शन है कि वोल्टेज अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया, ठीक है, और हीमन अभिक्रिया, ये बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ती हैं। और मतलब ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो होती ही है आपकी रिएक्शंस की केमिस्ट्री, उसमें हर चीज़ की रिएक्शन है। समझ में आ गई बात? तो आज की ये वीडियो देख लोगे तो ये समझ लीजिए रिएक्शन बनाना कभी नहीं भूल सकते। और मैं कह रहा हूँ आज का जो चैप्टर है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, और वैसे इंटर की केमिस्ट्री का ये 10वां चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। तो वैसे बात करी जाए तो ये 10वां चैप्टर है, 10वें चैप्टर की पहली वीडियो। और इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो आज की इस वीडियो में केवल बेसिक नॉलेज बताई जाएगी कि हेलो का मतलब क्या है, एल्केन का मतलब क्या है, हेलो का मतलब क्या है, एरिन का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। साथ में तुमने बहुत सारी रिएक्शन लिखी देखी होंगी कि RH वहाँ पे इस्तेमाल होता है, RH इस्तेमाल होता है, R सिंगल बॉन्ड X इस्तेमाल होता है, X सिंगल बॉन्ड R इस्तेमाल होता है, R1R2 इस्तेमाल होता है, R सिंगल बॉन्ड R इस्तेमाल होता है। तो इनका मतलब क्या होता है? जब तक आज की ये वीडियो आपने पूरी नहीं देखी तो मैं कह रहा हूँ कभी भी रिएक्शन बनाना आप सीख नहीं सकते, बस रट सकते हो। और आज की वीडियो आपने पूरी तरह से देख ली और मेमोराइज कर ली, एक दो बार देख ली और मेमोराइज कर ली, आज की जो बेसिक बातें आपने सीख ली, तो मैं कह रहा हूँ गारंटी से आपको बता दे रहा हूँ 99.9% आप रिएक्शन सीख जाओगे आज की एक ही वीडियो से। इस चैप्टर की, ये जो चैप्टर है आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इसकी जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सभी आप सीख जाओगे, ये मेरा दावा है। लेकिन ये वीडियो पूरा देख लोगे और इसमें जो बातें हैं उनको याद कर लोगे। बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं आज, केवल बेसिक बताया है कि असंतृप्त क्या है, संतृप्त क्या है, ठीक है, चक्रीय यौगिक क्या है, विषम चक्रीय यौगिक क्या है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और आपको मैं थोड़ी सी बातें दिखा दूं, देखिएगा सभी लोग, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर यूट्यूब पर देखिएगा सभी टीचर्स क्या करते होंगे, या तो आपके लिए एक किताब का यूज कर रहे होंगे या दो किताबों का यूज कर रहे होंगे केमिस्ट्री का। लेकिन मेरे पास देखिएगा 2 केमिस्ट्री, 2 के बाद में कार्बनिक रसायन, 3 आपका ये जो NCERT वाली है वो 4। कितनी किताबें हैं आपकी दिखाई दे रही हैं आपको? कितनी? 1 2 3 4 5, 3 और 3 6 किताबें हैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री की हैं। देखिएगा ये केमिस्ट्री की है इंटरमीडिएट, देख सकते हो आप, ये चित्रा पब्लिकेशन का जो गाइड होती है वो है, ठीक है। एक ये आपका देखिएगा, ये है आपका राइटर HC श्रीवास्तव, रसायन विज्ञान भौतिक तथा कार्बनिक रसायन, द्वितीय प्रश्न पत्र ये है, ठीक है। ये तो आप भली भांति पहचानते हो, NCERT का है, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये कार्बनिक रसायन BSc वाली है आपकी, और गुरुटू खेरा राइटर हैं। और आपका ये देखिएगा, ये है HC श्रीवास्तव की दूसरी किताब है, और ये देखिएगा ये NK डॉक्टर मोगलिक, ये 2 किताबें हैं। तो ये सभी की सभी किताबें हैं आपकी 12th की केमिस्ट्री की। और इन सभी केमिस्ट्रियों को, इस चैप्टर को एनालाइज करके एक परफेक्ट थ्योरी, परफेक्ट कंसेप्ट और हर चीज़ को बेसिक लेवल से अपर लेवल तक ले जाने की बात करी गई है। तो आपको ये गारंटी का मैं दावा कर रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे। कोई भी टीचर है उससे पूछ लें, वो एक ही किताब इस्तेमाल करता होगा। यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3
4 नहीं 5 नहीं पूरी 6 किताबें हैं केमिस्ट्री की, फिजिक्स की 8 किताबें हैं, मैथ की आपकी कई सारी किताबें हैं, समझ रहे हो। फिजिक्स की कितनी 8 का मतलब समझो 8 किताब जो पढ़ के आपके लिए एक परफेक्ट थ्योरी निकल के आएगी, परफेक्ट कंसेप्ट निकल कर आएगा, कौन से राइटर ने कैसे लिखा है, क्या बात बोले, तो एक छोटा पॉइंट भी मिस नहीं हो सकता। ऐसे ही आपके पास 6 केमिस्ट्री दिखाई दी है, 6 की 6 किताबों को पढ़ने के बाद में एक परफेक्ट थ्योरी जो निकल के आएगी वो चीज़ है, समझ रहे हो। जब सब्जी बनाते हो आप उसमें क्या करते हो कि भैया थोड़ा सा उसमें जीरा डालो, गरम मसाला डालो, लौंग इलायची, समझ रहे हो। तो मतलब उसके बाद में चलो अब सब कुछ हो गया, अब ऊपर से धनिया और लगा दो, तो एकदम वो मतलब खुशबू के साथ में हर चीज़ देखने में भी परफेक्ट जिसे बोलेंगे वो चीज़ आपको मिलेगी। कंटेंट एकदम मतलब ये कह रहा हूँ कोई मतलब बाजू में भी नहीं आ सकता, ये समझ लीजिए, इतना मतलब हैवी तरीके का आपको मटेरियल देने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको पूरा देखना है, पूरा देख लोगे तो कल आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, और कल से ही रिएक्शन है, इसमें पहले चैप्टर के पहले टॉपिक से ही रिएक्शन स्टार्ट हैं, तो रिएक्शन कल से बनानी सिखाई जाएंगी। तो रिएक्शन से पहले आज बेसिक चीज़ें सीख गए तो गारंटी है आप केमिस्ट्री कभी भी कमज़ोर लगने लगे, केमिस्ट्री एकदम आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा रिएक्शन के मामले से और हर तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप ही मत कर देना। आज स्किप किया तो आज से आने वाली जितनी भी वीडियो हैं केमिस्ट्री की वो सारी स्किप हो जाएंगे आपके दिमाग से। तो इसीलिए आज की वीडियो को 2-4 बार देख लेना, हर पॉइंट को समझ लेना, क्या होते हैं एल्केन, क्या होते हैं एल्कीन, क्या होते हैं इनके फॉर्मूले, नाम कैसे बनते हैं, सारा कुछ बताया जा रहा है आज की इस वीडियो में। कल से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो रिएक्शन कल की रिएक्शन, वोल्टेज अभिक्रिया, फ्लैंकलैंड अभिक्रिया, कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, ये सब रिएक्शन कल कराई जाएंगी। तो कल से ही रिएक्शन स्टार्ट हैं, तो कल की रिएक्शन का बेसिक है आज का सीख लो, ठीक है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं, चलिएगा। देखिएगा आपका है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, ये 10वां चैप्टर है, तो उसकी ये पहली वीडियो रहेगी। इसमें आपका हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि हेलो एल्केन ये होता क्या है बेसिकली, हेलो एरिन होते क्या है। इनसे पहले आपको थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं, फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं। तो मैंने 2 नाम बोले हैं आपके, संतृप्त और एक असंतृप्त, ठीक है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। फिर आपका यानी कि खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले, अर्थात एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिक ये क्या होते हैं। तो ये चीजें आपको पता रहेंगी तभी ये चैप्टर आप स्टार्ट कर पाओगे, तभी ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। लेकिन जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। तो एक एक करके पहले हम इन्हीं बेसिक चीजों को समझते हैं, उसके बाद में फिर आज रिएक्शन बनाना भी सीखेंगे। इस चैप्टर में शुरू से ही रिएक्शन है, तो शुरू से रिएक्शन कैसे बनेंगे वो सारा कुछ जानेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी अंत तक बने रहना, एक भी चीज को स्किप मत कर देना। स्किप करोगे तो क्या होगा, आपका हर पॉइंट मिस हो जाएगा, फिर वही पॉइंट आपका रिएक्शन में आएगा, तो फिर आप क्या करोगे कि रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए प्रत्येक पॉइंट को क्लियरली समझते चलेंगे। देखिएगा सबसे पहले देखना जरा, ये हाइड्रोकार्बन है, तो व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को हम यहीं से डिफाइन कर देंगे, इसके नाम से ही। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम पर ही बेस्ड है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन आ रहा है तो इसको जोड़ दीजिए, यानी कि इसको तोड़ेंगे कैसे, हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इसको हमने इस तरीके से तोड़ दिया। हाइड्रोकार्बन को किस रूप में तोड़ दिया, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो वे यौगिक जिनमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। होगी परिभाषा याद, यानी कि वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन व कार्बन
उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। HC का मतलब हाइड्रोकार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन और C का मतलब कार्बन। वे यौगिक जिनमें आपका हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं, केवल हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और यौगिक नहीं पाया जाएगा, उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन कई प्रकार के रहते हैं, हाइड्रोकार्बन कई प्रकार के होते हैं, यानी कि इनको पहले तो दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक एलिफेटिक यौगिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इससे पहले भी इन हाइड्रोकार्बन्स को इन दो कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहते हैं। तो पहले तो ये हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया, आपका हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया। इसके बाद में इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे आपका CH4 ये आपका हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें एक CH 4 H हैं, एक C2H4, C2H6, C6H6, इस तरीके से ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन से है, क्योंकि इनमें देखना हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कोई और यौगिक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, राइट। एक और देख लीजिए, ये देखिएगा, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। इस तरीके से आपने बेंजीन की संरचना देखी होगी, और जिनको नहीं पता तो ये देखिएगा, सारी संरचनाएं हम आपको बता देंगे। ठीक है। ये इस तरीके से एक छोड़ के एक रहता है, ये देखिएगा, ये बेंजीन होती है। ठीक है। जिनको नहीं पता वो इसको, इस संरचना को याद कर लेना, क्योंकि इस संरचना का बहुत ही बड़ा रोल है। ये बेंजीन है, बाकी मैं ऐसी संरचना बताऊंगा, आप बनाना भी सीख लोगे, बताऊंगा अभी मैं। ठीक है। फिलहाल आपके लिए ये बेंजीन होता है। ठीक है। सभी लोग याद कर लेंगे। ठीक है। ये बेंजीन की संरचना है, ये बेंजीन, इसका जो होता है ना, ये C6H6 ये बेंजीन होती है, ये आपका बेंजीन होती है C6H6, इसकी संरचना ये होती है। ठीक है। समझ में आ गई। तो ये सभी क्या हैं आपके? ये मेथेन, एथेन, इस तरीके से होते हैं। तो ये सभी आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्लियर समझ में आ गए कि जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब बात आती है कि भैया असंतृप्त, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये क्या है? ये वे हाइड्रोकार्बन होते हैं या वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि जिनमें केवल और केवल आपका सिंगल बॉन्ड, एकल बंध पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि आपका किसी भी कोई कार्बन है जिसमें आपका दे रखा है, जैसे कि ये समझ लीजिए आपका CH2 और डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से दे रखा है, या आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये दे रखा है, और एक आपका दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये, तो इनमें ये तो होगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। मतलब ये जिसमें केवल और केवल आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, पूरी संरचना, जैसे कि आपका CH3 CH2 CH2 CH CH3 और यहाँ पे आपका CH3 इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। लेकिन यदि आपका कोई संरचना इस तरीके से दे रखी है, CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 इस तरीके से दे रखी है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर, लेकिन इस पूरी संरचना में आप देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि ये सभी खुली संरचना है और सभी में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, सभी में सिंगल बॉन्ड है। केवल बॉन्ड देखो, कार्बन कार्बन के बीच सभी में सिंगल बॉन्ड है। जब जहां पर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा वो तो होएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जहां पर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या होगा? आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, राइट। चलिएगा, तो अब मैं जहां पे भी बोलूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो अपने दिमाग में तुरंत सोच लेना, सर ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला है तो मतलब क्या कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा, केवल कार्बन कार्बन के बीच केवल एक बॉन्ड होगा।
ठीक है, जब भी मैं कहीं थ्योरी में बोलूँगा दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं तो आप उनके बीच में केवल एक बॉन्ड लगाओगे, और मैं बोलूँगा कि कहीं पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो वहाँ पे आपका या तो डबल बॉन्ड लगाओगे या ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे। राइट, समझ में आ गई बात। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि निम्न में से छांटिए, ये ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन और चार ऑप्शन, ये ऑप्शन दिए हैं आपके, एक ऑप्शन ए और ये दे रखा है बी और ये दे रखा है सी और ये दे रखा है डी। तो इसमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो टिक किस पे लगाओगे? मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन है ए बी सी डी, चार ऑप्शन दे रखे, निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो आप टिक किस पर लगाओगे? टिक लगेगा इस वाले पर, ये क्योंकि इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो क्लियर हो गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये चीज़ें हैं। तो अब आगे इसका और बात कर लेते हैं, ये चीज़ और समझते हैं, उसके बाद में आपका स्टार्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, इनको किस तरीके से बांटा गया है वो जब भी मैंने अभी बताया था। एक तो होता है आपका एलिफेटिक, एलिफेटिक यौगिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है आपका विवर्त श्रृंखला, विवर्त श्रृंखला यौगिक, या एक और नाम है इनका खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले। ये देखिए ये पॉइंट फिर से आ गया, क्या है, हाइड्रोकार्बन्स क्लियर हो गया। तो हाइड्रोकार्बन्स के बाद में आया है आपका हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण। दो प्रकार से होगा, एक तो उनके बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर कि कितने बॉन्ड हैं, तो वो दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। अब आइए उनकी संरचना के आधार पर, संरचना या श्रृंखला के आधार पर, वो श्रृंखला बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, तो उसके आधार पर हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एलिफेटिक यौगिक और दूसरा होता है आपका चक्रीय यौगिक। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, एक एलिफेटिक यौगिक और एक चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक या हम इनको बोलते हैं चक्रीय यौगिक, या एलिफेटिक यौगिक का दूसरा नाम है विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक, इसको बोलेंगे समवृत श्रृंखला यौगिक या श्रृंखला वाले यौगिक, समवृत श्रृंखला वाले यौगिक, या हम बोलेंगे ये खुली श्रृंखला वाले हैं, ये होंगे बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। जैसे कि नाम से ही यहां पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि इनमें खुली श्रृंखला है, तो वे यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें आपकी खुली श्रृंखला पाई जाती है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है, उनको हम क्या बोलेंगे? खुली श्रृंखला वाले यौगिक या एलिफेटिक यौगिक। और वे हाइड्रोकार्बन्स या वे यौगिक जिनमें चक्रीय श्रृंखला पाई जाती है, अर्थात जिनमें बंद श्रृंखला पाई जाती है, उनको चक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसे एक एक का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है आपका CH3 CH2 CH2 CH3। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये CH3 और यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है आपका CH2। ये तो ये आपके दोनों के दोनों क्या है? खुली श्रृंखला, एक ही ऐसे जा रही है श्रृंखला। लेकिन जब आपकी श्रृंखला बंद हो जाए, बंद का मतलब कैसे? जैसे देखिएगा एक CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बंद, ये बंद श्रृंखला आ गई आपकी। और देख लीजिए बंद श्रृंखला का CH2 CH2 CH2
ये CH2 हो गया, यहाँ पे ये CH2 और ये आपका CH2 और ये इस तरीके से आपका आ जाए। तो ये जो है आपके ये बेंजीन होती है। तो ये जो यौगिक हैं आपके ये मतलब क्या है, क्लोज संरचना बना रहे हैं इस तरीके से, क्लोज। यहाँ पे क्या है, ये भी क्लोज है, लेकिन यहाँ पे खुली संरचना है। जहाँ पे खुली संरचना होगी उनको हम बोलेंगे एलिफैटिक यौगिक, जहाँ पर बंद संरचना होगी वहाँ पे मैं चक्रीय यौगिक बोलूँगा। तो जहाँ जहाँ पे चक्रीय नाम आ जाए तो वहाँ पे समझ लेना ये बंद संरचना की बात कर रहा है। जैसे इसका एक और सिंपल सा उदाहरण है चक्रीय का, ये वाला, ये बेंजीन क्या है, चक्रीय यौगिक है। ठीक है, चलिएगा। तो अब यहाँ से समझ में आ गया ये क्लियरली। इसको मैं रफ करता हूँ, उसके बाद में फिर आगे समझाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए। अब चक्रीय यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, देखिएगा। चक्रीय यौगिक समझे थे, चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक ये भी कितने प्रकार के हैं, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका समचक्रीय, समचक्रीय यौगिक, एक होते हैं विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, ये समचक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। अब विषम चक्रीय फिर 2 प्रकार के होते हैं आपके भाई। चक्रीय यौगिक 2 प्रकार के, एक समचक्रीय, विषम चक्रीय। विषम चक्रीय फिर 2 प्रकार के होते हैं यौगिक। विषम चक्रीय कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। दूसरा होता है आपका एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं, एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो गुण और संरचना में बेंजीन के समान होते हैं। यानी कि वे यौगिक जो गुण और संरचना में बेंजीन के समान होते हैं। और वे यौगिक जो गुण और संरचना में, मान लीजिए चक्रीय संरचना तो होगी, देखिएगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता दूं, देखिएगा। ये जो है आपका ये बेंजीन है, जिसमें आपका ये होता है, ये साइक्लोबेंजीन है। एक होता है पिरीडीन, क्या होता है, पिरीडीन। ये होता है पिरीडीन। ठीक है, तो ये है आपका बेंजीन, ये है आपका साइक्लोबेंजीन और ये है आपका पिरीडीन। ठीक है, तो ये देखिएगा, इसकी संरचना और इसकी संरचना लगभग एक जैसी दिखाई दे रही है। यानी कि इनकी जो संरचना है ऐसे ही गोल दिखाई दे रही है, यानी कि एक चक्रीय दिखाई दे रही है, षटकोणीय। ठीक है, पर इसमें ये डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन जब ये बॉन्ड हटा देंगे तो ये भी इस तरीके की संरचना दिखाई देगी, ये भी इस तरीके की दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें ये अंतर है, इसमें N आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं आ रहा है। ये दोनों एक जैसे हैं। तो वे एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनकी संरचना इस रूप की होती है, यानी बेंजीन के रूप की होती है, अर्थात इस रूप की होती है, इस रूप की। ये बेंजीन ही है, या तो ऐसे बॉन्ड बना दो डबल, या ऐसे लिख दो, अभी समझ जाओगे आप। फिलहाल बेंजीन की 3-4 संरचनाएं होती हैं, 3 संरचनाएं वो मैं बताऊंगा कौन कौन सी 3 होती हैं। ठीक है, तो एक तो ये होती है, एक ये होती है, और एक और देखिएगा, एक ये होती है। देख लीजिए, तीनों ही समझ लीजिए आप। देखिएगा, इसमें क्या है, यहां से स्टार्ट हुआ था, इसमें यहां से स्टार्ट कर दीजिए बॉन्ड को। ये देखिएगा, एक संरचना, 2 संरचना, 3 संरचना, ये सभी तीनों की तीनों क्या है, बेंजीन है। 1, 2 और ये 3, तीनों की तीनों संरचना बेंजीन की संरचना होती है। एक्चुअली में क्या है, एक अनुनाद आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, कि जब किसी यौगिक की एक संरचना सभी गुणों को व्यक्त नहीं कर पाई
तो उनके और सारी संरचनाएं बनाई गई कि ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ की बजाय यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा। तो इस तरीके से ये 3 डबल बॉन्ड थे, तो ये देखना यार यहाँ पे लगा हुआ है, यदि मैं इस पे लगाऊं तो ये लगा हुआ, ठीक है, या फिर इसमें गोल बनाया था। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बाकी आगे जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी तो सारा कुछ समझ जाओगे। फिलहाल आप इतना समझिएगा कि वे यौगिक जिनकी संरचना लाइक इस टाइप की होगी, यानी कि बेंजीन की टाइप की होगी, उनको तो बोलेंगे एरोमेटिक यौगिक। और वे यौगिक जिनकी संरचना बेंजीन के समान नहीं होगी, उनको बोलेंगे हम एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है। तो वे यौगिक जो गुण और संरचना में बेंजीन के समान होते हैं उनको एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। वे यौगिक जो गुण और संरचना में बेंजीन के समान नहीं होते हैं उनको हम एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। क्लियर होगी बात। हाइड्रोकार्बन्स हो गए, चक्रीय यौगिक हो गए, चक्रीय यौगिकों के प्रकार हो गए। अब अपने फिर से लौट के आते हैं इस वाले पर। चैप्टर का नाम क्या था? हेलो एल्केन। अब थोड़ा सा हम यौगिकों के बारे में सीख गए, किस तरीके के यौगिक होंगे, उनकी संतृप्त असंतृप्त सीख गए कि उनमें बॉन्डों के आधार पर किस तरीके से 2 भागों में बांटा गया है, 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। अभी फिलहाल बात करते हैं हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखना जरा हेलो एल्केन की मैं बात करूं तो हेलो एल्केन पढ़ोगे, हेलो एल्केन, तो इसको भी आप 2 भागों में तोड़ दीजिए। हेलो एल्केन को 2 भागों में तोड़ेंगे। हेलोजन, इसका मतलब क्या है? हेलोजन प्लस एल्केन, ठीक है, एल्केन्स बोलेंगे, ठीक है। तो हेलो एल्केन को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, हेलोजन और एल्केन, ठीक है। एल्केन बोल दीजिए, एल्केन्स, बात एक ही है, एल्केन। तो अब ये देखिए हेलोजन क्या होते हैं और एल्केन क्या होते हैं। जब हमने पी ब्लॉक के तत्व कराए थे तो उसमें बताया था, डिस्कस करा था कि हेलोजन तत्व कौन से होते हैं। ठीक है, तो हेलोजन तत्व कौन से होते हैं? ये वाले तत्व आपके ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सभी के सभी आपके क्या हैं? हेलोजन तत्व कहलाते हैं। ये सभी के सभी क्या, ये जितने भी तत्व हैं आपका एस्टेटीन, एटी जो होता है, ये आपका सारे के सारे यौगिक आपके हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। तो हेलोजन का मतलब तो समझ में आ गया, ये ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और एक आपका रहता है इसमें फ्लोरीन। ये हैं आपके 5 तत्व हैं जो कि आपके हेलोजन तत्व कहलाते हैं। तो जहां कहीं पर भी मैं हेलोजन का नाम लूं, हेलोजन तत्व, या हेलो बोल दूं, हेलो एल्केन, तो उसमें मुख्य रूप से हेलोजन तत्व होगा ही होगा, ठीक है। तो हेलोजन यौगिक तथा एल्केनों से मिलकर बने यौगिकों को हम हेलो एल्केन कहते हैं। हेलोजन तथा एल्केन से मिलकर बने यौगिकों को हम हेलो एल्केन कहते हैं। तो आपको सबसे पहले हेलोजन तो समझ में आ गया कि हेलोजन यौगिक ये हैं, लेकिन आपका ये चीज नहीं पता कि एल्केन क्या होती है। तो सबसे पहले एल्केन पढ़ लें, उसके बाद में आपका हेलोजन, हेलो एल्केन पढ़ने में और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन की। एल्केन, एल्केन क्या होते हैं? तो एल्केन की कोई एक सिंपल सी परिभाषा है, एक, उसको हम इस तरीके से, वे यौगिक एल्केन कहलाते हैं जो आपकी 3-4 प्रॉपर्टी फॉलो करते हो। पहली प्रॉपर्टी क्या? वे यौगिक नंबर 1 जो संतृप्त होते हैं। क्या कहते हैं? जो संतृप्त होते हैं। समझ में आ गई बात? जो संतृप्त होते हो, अर्थात संतृप्त का मतलब क्या है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड पाया जाता हो, डबल बॉन्ड नहीं, केवल एक बॉन्ड पाया जाता हो, ठीक है। और दूसरा, जिनमें केवल हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित हो, कोई दूसरा यौगिक ना हो, यानी कि कोई दूसरा एलिमेंट उसमें उपस्थित नहीं होना चाहिए, केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो। और एक और है आपका जो एलिफेटिक हो। जो कैसा हो? जो एलिफेटिक हो, जो एलिफेटिक हो। ये तो ये 3 प्रॉपर्टी जो यौगिक फॉलो करेगा
वे यौगिक जो संतृप्त होते हैं, जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, और जो केवल एलिफेटिक होते हैं, उनको हम एल्केन कहते हैं, उन्हें एल्केन कहते हैं, एल्केन कहलाते हैं, वे एल्केन कहलाते हैं। वे यौगिक जो संतृप्त होते हों, संतृप्त का मतलब क्या है, जिनमें केवल एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को ना मिले, केवल सिंगल बॉन्ड हो, पहली बात। वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरा यौगिक ना हो, और जो एलिफेटिक हो, एलिफेटिक का मतलब क्या है, जिनमें केवल खुली श्रृंखला पाई जाए। एलिफेटिक का मतलब अभी मैंने बताया था, एलिफेटिक यौगिक कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन की कैसी श्रृंखला पाई जाती है, खुली श्रृंखला पाई जाती है, खुली श्रृंखला पाई जाती है। खुली श्रृंखला का मतलब सीधी सीधी, जैसे ये CH3 CH2 CH2 और CH3, ये आपका क्या है, एल्केन है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके के यौगिक जिनमें केवल आपकी खुली श्रृंखला हो, जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, और जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, उनको हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो एल्केन की ये सामान्य प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एल्केन की जब भी कभी भी बात आएगी तो वो कितनी प्रॉपर्टी, ये तो आपकी आवश्यक प्रॉपर्टी है, ये इनमें से एक भी प्रॉपर्टी यदि कम हो गई तो फिर वो एल्केन नहीं कहलाएगा। बाकी और प्रॉपर्टी होती हैं, और प्रॉपर्टी का होना इतना अनिवार्य नहीं होता है, बल्कि ये 3 प्रॉपर्टी अनिवार्य हों तभी वो आपका एल्केन कहलाएगा, अदरवाइज एल्केन नहीं होगा। तो एल्केन का मतलब समझ में आ गया, जो संतृप्त होते हों, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हों, और जो एलिफेटिक होते हों यानी खुली श्रृंखला वाले होते हों, वही आपके एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का मतलब ही ये है आपका, ठीक है। अब एल्केन का सामान्य सूत्र बनाते हैं, फिर उसके बाद में एल्केन देखो कौन कौन होते हैं, अभी तुम्हें बताते हैं, एल्केन बना के दिखाते हैं कितने एल्केन होते हैं। देखिएगा मैथमेटिकल फॉर्मूला के साथ। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CN। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ये होता है सामान्य सूत्र, ठीक है। देखिएगा, अब यदि मैं n बराबर 1 लेता हूं, n बराबर यहां पे 1 लूंगा तो कितना हो जाएगा, C1H 2 गुणा 2 + 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH2, ठीक है। समझ में आ गई। CH यहाँ बल लूंगा 2 1 2 यानी CH4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, CH4। यदि मैं n बराबर यहाँ पे 2 ले लूँ, इसमें 2 ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, C2, n की जगह पे 2 रख दिया, H भाई n की जगह पे 2 × 2 + 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH2H 2 दूनी 4 2 6, इस तरीके से। फिर यहाँ पे n बराबर में 3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, C3H 2 गुणा 3 + 2, तो कितना हो जाएगा, देखिएगा C3H 3 दूनी 6 2 8 H8। n बराबर में 4 लेने लगूँ तो C4H, ये कितना है आपका 3 दूनी यहाँ पे 2 गुणा 4 + 2, तो कितना हो जाएगा C4H10। समझ में आ रही है बात। देखिएगा यहाँ पे n की जगह पे मैंने कितना लिया, 4 लिया, तो C4, और यहाँ पे 2n यानी कि 2 चौके 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। और देखो यहाँ से C में तो 1 की वृद्धि हो रही है और H में 2 की वृद्धि, 1, ठीक है। देखो यहाँ से 4 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो यहाँ पे देखना जरा, n बराबर 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, C5H 2 गुणा 5 + 2, तो कितना हो जाएगा, C5H12, इस तरीके से, ठीक है। और इनका एक परफेक्ट नाम भी होता है। नाम क्या होता है, देखिएगा, नाम बनाने आगे सीखोगे, इसी चैप्टर में सीखोगे इन सभी यौगिकों के नाम बनाने, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं मोटा मोटी कि देखिएगा, जहां कहीं पर भी एक कार्बन होता है तो उसके लिए क्या बोलते हो आप, मैथ, उसके लिए क्या बोलते हो, मैथ, ठीक है। और जहां पर 2 कार्बन दिखाई देंगे उसके लिए बोलेंगे हम एथ, ठीक है। और जहां पर 3 कार्बन दिखाई देंगे उसको बोलेंगे हम प्रॉप, और जहां पर 4 कार्बन दिखाई देंगे उसको बोलेंगे हम ब्यूट, और जहां पर 5 कार्बन दिखाई देंगे उसको बोलेंगे हम पेंट, ठीक है। जहां पर 6 कार्बन दिखाई देंगे उसको बोलेंगे हेक्स, जहां पर 7 कार्बन दिखाई देंगे उसको बोलेंगे हम हेप्ट,
जहाँ पे 8 कार्बन होंगे उसको लिए बोलेंगे हम ऑक्ट, जहाँ पे 9 कार्बन होंगे उसको बोलेंगे नॉन, और जहाँ पे 10 कार्बन होंगे उसको बोलेंगे हम डेक। ये होते हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें याद रहनी चाहिए, बिना इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये एटलीस्ट आपको 10 याद रहनी चाहिए। केमिस्ट्री की ये 1 2 3 है, जैसे आपके 1 2 3 गणित में होती हैं, इंग्लिश में ABCD होती हैं, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये है। ये कार्बन्स के नाम पता है तभी आगे नाम बनता है। हर यौगिक का कुछ नाम होता है, और नाम बनाने के लिए जैसे मैंने लिख दिया राम, ठीक है, इसमें हिंदी में लिख दिया अशोक, तो इसका भाई कुछ ना कुछ इंग्लिश में मीन्स कैसे है। आ की जगह पे ए आएगा, सा की जगह पे SH आएगा, ओ की जगह पे ओ आएगा, और के की जगह पे के आ गया, तो ये नाम बन गया। तो इंग्लिश में कुछ ना कुछ इनकी मीनिंग है। तो उसी तरीके से ये जो है, ये आपकी केमिस्ट्री की भाषा में कोई नाम लिखा हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ नाम है। और नाम बनाने के लिए आपको जिस तरीके से आपने बचपन में ये चीज़ पढ़ी थी, जैसे लिखा हुआ है मोहन, तो यहाँ पर पढ़ा होगा, माँ की जगह पे M आएगा, ओ की जगह पे A, हा की जगह पे ए और लगा के N लगा दिए, मोहन बन गया। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी नाम बनाने से पहले आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। ठीक, ठीक है। अब देखो नाम बनाना भी मैं आपको सिखाता हूँ बहुत सिंपली, बाकी तो आगे सीखोगे, लेकिन फिलहाल मैं मोटा मोटी आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आपका फ्लो में चलने लगो तुम। देखिएगा ये चीज़ है, आपको देखिएगा, और 2 बातें और सीख लो कि भैया सिंगल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसके लिए लगाओगे N, और डबल बॉन्ड होगा उसके लिए लगाओगे क्या, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाओगे आप आइन। ये चीजें हैं, इनसे ही नाम बन जाते हैं, इन दोनों चीजों से। बाकी और आगे IUPAC नाम सिखाऊंगा तो सब सारा कुछ सीख लोगे। फिलहाल के लिए ये देखिएगा, जैसे CH4 है तो इसका नाम क्या से बनेगा, एक कार्बन, एक कार्बन मतलब क्या है, मैथ, और सभी के बीच में क्या था, मैथ प्लस, और सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि ये एल्केन है, और एल्केन की खास प्रॉपर्टी होती है कि सभी के बीच में कितना, एक बॉन्ड पाया जाता है। तो हमें पता चल रहा है कि इन सभी में क्या होगा, एक बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एल्केन है, और एल्केन तो तभी एल्केन कहलाते हैं जब उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें बोला था एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त बोला था, नहीं बोला था। जब संतृप्त बोला है तो मतलब क्या है कि उसमें एक बॉन्ड जरूर होगा, और एक बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड होगा ही नहीं। जब डबल बॉन्ड होगा तो उसको असंतृप्त बोलते, क्योंकि ये सभी संतृप्त हैं, मतलब एल्केन हैं। तो एल्केन हैं, तो एल्केन होने से पहले इनमें 3 चीज़ें जरूर होंगी। पहले तो ये संतृप्त होंगे, दूसरा इनमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा, और तीसरा ये एलिफेटिक होंगे, खुली श्रृंखला वाले होंगे। ठीक है, तो ये चीज़, तो इसमें कितने कार्बन हैं, एक कार्बन, एक के लिए मैथ लगाया, और सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए N लगा दिया, N, तो क्या बन जाएगा, मैथेन। इनको जोड़ के लिख दिए, जैसे संधि विच्छेद करते हैं ऐसे जोड़ दिया, संधि कर दिया इसका, तो मैथेन। ऐसे ही इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लगाएंगे हम एथ, ठीक है, एथ, और प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो क्या बन जाएगा, एथेन। ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या है, 3 के लिए है प्रोप, N लगा देंगे क्योंकि एल्केन है, प्रोपेन। 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। इस तरीके से नाम बनते चले जाते हैं। तो सभी का समझ में आ गया, ये क्या है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, नाम बन गया, क्लियर हो गया। क्योंकि 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए प्रोप, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये याद कर लेने, बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नाम बनाने भी सीख गए। तो ये हैं आपके सभी एल्केन होते हैं, क्लियर है। ये एल्केन है, एल्केन समझ में आ गया। तो एल्केन क्या चीज थी, जब भी कभी भी एल्केन की बात आ जाए तो एल्केन, देखो रिएक्शन बनाने से पहले आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। एल्केन की बात आने लगे, एल्केन क्या है, CH4, आपका CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14 और C7H18, ये हैं
ठीक है, तो सॉरी 16 आएगा यहाँ पे 16 ये, और अनंत तक ले जाओ, अनंत तक कितना भी आगे तक ले जाओ, ठीक है, वो सभी एल्केन हैं, ठीक है, एल्केन समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपकी एल्किल समूह। एल्किल समूह, एल्किल समूह क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, ये आपको पता रहना चाहिए, तभी रिएक्शन बनेगी। तो देखिएगा एल्किल समूह क्या होता है। एल्किल समूह सीखते हैं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल के जो समूह बचता है उसको हम एल्किल समूह कहते हैं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो जो समूह बचता है उसको हम एल्किल समूह कहते हैं। जैसे ये CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, इस तरीके से आगे लेते चले जाओ। समझ में आ गई? यानी कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो जो शेष समूह बचता है उसको हम बोलते हैं एल्किल समूह। क्लियर है? तो एल्किल समूह, जैसे कि भाई एल्केन का फॉर्मूला क्या था? एल्केन का सामान्य फॉर्मूला था CnH2n+2, ये था। तो एल्किल समूह का सामान्य फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल्किल समूह का सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n+1, ये होता है। ठीक है, तो इस रूप की जो संरचना होगी वो एल्किल समूह होगी, और इस रूप की जो संरचना होगी वो एल्केन होगी। तो एल्केन में से तो एक निकाल दिया है, तो यानी कि देखना जरा, यहां पे रखना n बराबर 1 रखें, n बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? C1 और H 2 गुणा 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो ये है आपका, तो जैसे ये है आपका एथेन होता है, ये आपका एथेन होता है, तो ये आपका क्या है? एल्किल। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मैथिल, सॉरी ये मैथेन होता है, ये सॉरी मैथेन होता है, ये मैथेन होता है, तो इसको बोलते हैं मैथिल। क्या बोलते हैं? मैथिल। जैसे ये आपका एथेन होता है, एथेन, तो ये होता है आपका एथिल, ये मैथिल, ये एथिल, और ये आपका प्रोपिल, ये आपका ब्यूटिल, और ये आपका पेंटिल। ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए, तभी रिएक्शन बनेगी। लेकिन रिएक्शन बनाने से पहले आज की ये वीडियो इसको बार बार देखो, जो भी चीज इसमें बताई गई है वो चीज सीख गए तो रिएक्शन बनाना सीख गए। ये समझ लीजिए पूरी केमिस्ट्री की एक ही वीडियो से। जब तक ये चीजें ना पता होंगी तो रिएक्शन नहीं बनेगी। ठीक है, चलिएगा, तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि ये मैथिल क्या है, एथिल क्या है, प्रोपिल क्या है, ब्यूटिल क्या है, पेंटिल क्या है। ये सभी एल्किल समूह होते हैं। तो जहां कहीं पे भी मैं समूह की बात करूं, एल्किल समूह की, तो इनमें से कोई एक का इस्तेमाल करूंगा, और जहां कहीं पे भी मैं एल्केन वगैरह की बात करूं, एथेन की और एल्केन की, तो एथेन, मैथेन और एथेन, मैथेन, ये क्या है आपका ये एथेन, मैथेन, ये प्रोपेन, ये है आपका ब्यूटेन, ये है आपका पेंटेन, ये हेक्सेन, ऐसे आगे तक चलते चले जाएंगे। राइट, तो ये चीजें हैं। तो मैथेन का समूह बनेगा मैथिल, एथेन का समूह बनता है एथिल, प्रोपेन का समूह बनता है प्रोपिल, ब्यूटेन का समूह बनता है ब्यूटिल, और पेंटेन का समूह बनता है पेंटिल। ठीक है, ये चीज सीख में आ गई, समझ गए होंगे। यहां के बाद में 2 इंपॉर्टेंट नोट हैं, तीन इंपॉर्टेंट नोट याद रख लेने, हमेशा याद रखने, दिमाग में खोपड़ी में इंस्टॉल कर लेना, ये सॉफ्टवेयर की तरह। पहली बात क्या कि एल्किल समूह को R से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और R की जहां पे भी बात आ जाए, R लिखा कहीं पे भी देख लो तो मतलब क्या है, वहां पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, C5H
11 हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी इनमें से कोई भी ले सकते हो आर की जगह पर। जहां कहीं पे भी आर आ जाए वहां पर इनमें से कोई भी चीज ले सकते हो। दूसरा नोट करके, नोट नंबर दूसरा है आपका हैलोजन के लिए, हैलोजन के लिए एक्स, हैलोजन को एक्स से व्यक्त करते हैं। तो जहां कहीं पे भी एक्स दिखाई दे, हैलोजन नाम आ जाए, हैलाइड नाम आ जाए, या आप हैलाइड नाम आ जाए, तो वहां पे एक्स का इस्तेमाल कर देंगे। एक्स की जगह पे क्या चीज हो सकती है आपका, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F हो सकता है, At हो सकता है। ठीक है, ये चीज हो सकती है। तो At को मारा गोली, वैसे ये 4 इस्तेमाल ज्यादा होते हैं, तो ये 4 हो सकते हैं। समझ में आ गई बात, ये चीज है क्लियर है। At को अलग छोड़ दो, ठीक है। बस ये चीज, ये Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F हो सकता है। ठीक है। और एक तीसरा महत्वपूर्ण है कि जब दो, ध्यान से समझ लेना, जब दो एल्किल समूह जुड़ते हैं तो एल्केन बनाते हैं। अर्थात एल्केन का सामान्य सूत्र एक ये भी हो गया, R1R2 क्या है, 2 एल्किल समूह हैं। देखिएगा, इनमें से कोई भी 2 चीज ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया CH3 और मैंने ले लिया C2H5, इन दोनों को जोड़ना जरा, H 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। देखना जरा, इनमें से ये जोड़ के हमने C3H8 बना एल्केन, ये क्या है, एल्केन बन गया। ठीक है, एल्केन बन गया, राइट। अब देखना, कोई भी दो ले लो, एक कमाल की बात है, देख लीजिए, इनमें से कोई भी 2 ले लोगे तो इनमें से ही बन जाएगा, देख लो। नहीं तो मैं देखिएगा, ये ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, 2 और C, और ये 2 है और ये 4 है, तो कितना हो जाएगा, C6 हो जाएगा। और H 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14, C6H14। कोई भी 2 ले लीजिए आप, इसके साथ में इसको तो ले लिया, इसके साथ में इसको ले लो, ये 2 और कितना हो जाएगा, 3, C2 और C1 कितना हो जाएगा, 3, और H3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, C3H8। ठीक है, ये इसके साथ में इसको ले लो, ये C1 है, यहाँ पे C3 है, तो C1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, C तो हो गया 4, H3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये देखिएगा C4H10। मतलब ये कि आपके 2 एल्किल समूह जुड़ के सदैव क्या बनाते हैं, इनको हम बोलेंगे एल्केन बनाते हैं। तो रिएक्शन बनाने के लिए ये बेसिक टिप्स हैं। जहां कहीं पर भी एल्केन की बात आ जाए तो वहां पर आप क्या है, 2 R जोड़ दोगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगी। ठीक है, दूसरी बात। और एक एल्केन का एक सामान्य सूत्र ये भी होता है कि भैया R सिंगल बॉन्ड H, इसको भी आप एल्केन कहते हो। क्या कहते हो, एल्केन। क्यों, देख लो, R की जगह पे ये, इसमें आप एक H जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, बन गया। इसमें H जोड़ दोगे, ये R है, और इसके साथ में H और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। तो ये बन गया। मतलब ये आप ये छोटी छोटी बातें को याद रख लो कि भैया एल्केन का एक सामान्य सूत्र ये भी होता है, R सिंगल बॉन्ड H, और एल्केन का एक और ये होता है सामान्य सूत्र, R सिंगल बॉन्ड R2। ये तो ये देखिएगा, ये भी एल्केन, और एक ये CnH2n+2, तो ये तीनों के तीनों एल्केन होते हैं। R जो होता है वो आपका क्या रहता है, एल्किल समूह रहता है R, तो इनमें से लिया जाएगा। और जहां कहीं पे भी, अब एक चीज और रहेगी, एल्किल हैलाइड, वो और सीख लो। एल्किल हैलाइड RX, जहां कहीं पर भी एल्किल हैलाइड वर्ड आएगा तो वहां पर क्या इस्तेमाल करोगे, RX। क्या इस्तेमाल करोगे, RX। तो R का मतलब क्या है, इनमें से इस्तेमाल करोगे, और X का मतलब इसमें से। जैसे मैं ले रहा हूं CH3 और Cl, तो देखिएगा X तो मैंने ले लिया इसमें से Cl, और ये क्या हो गया, CH3 हो गया। तो ये बन गया एल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या है, मैथिल, और Cl का मतलब क्या है, क्लोराइड। तो ये क्या बन गया, क्लोराइड।
क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड बन गया। तो बन गया ये एल्किल और ये हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड जोड़ के बन जाता है एल्किल हैलाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, मेथिल फ्लोराइड, इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ आपको, ये तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारी बातें पता नहीं होंगी तो रिएक्शन नहीं बना सकते हो। चलिएगा, देखिए आपको क्या है, मैं क्या बता रहा था, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होगा, आर सिंगल बॉन्ड एक्स, आर सिंगल बॉन्ड एक्स, या आप लिख सकते हो एक्स सिंगल बॉन्ड आर। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, एल्किल हैलाइड है। क्या है, एल्किल हैलाइड। देखिएगा एल्किल का मतलब आर की जगह पे क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हो, CH3 C2H5 बताया था अभी, C3H7 और C4H9, ये इस तरीके से आ गए। और X की जगह पे क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हो, CR BR I और R। ये अब देखना ना, इनमें से कोई भी चीज ले लो, कोई भी दो ले लीजिए। मैंने R की जगह पे तो लिया, R की जगह पे तो मैंने लिया CH3 और सिंगल बॉन्ड, और X की जगह पे ले लिया मैंने क्या, Cl ले लिया, Cl ले लिया। R की जगह पे मैंने ले लिया CH3 और X की जगह पे मैंने ले लिया आपका क्या, Br ले लिया। ऐसे ही मैंने एक और ले रहा हूँ मैंने R की जगह पे ले लिया C2H5 ले लिया, और इसकी जगह पे मैंने क्या ले लिया, F ले लिया। तो इनके नाम देखो कैसे बनेंगे, ये मैंने क्या बताया था, ये बताया था मैंने मेथिल, CH3 का नाम बताया था मेथिल, Cl का नाम वैसे होता है क्लोरीन, लेकिन जब पीछे लगता है तो लगेगा क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड, क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड नाम बन गया इसका। ये क्या है आपका, ये मेथिल है, और ये ब्रोमीन नाम होता है, तो इसका ब्रोमीन नहीं लिखोगे, पीछे लगता है, जैसे इंग्लिश में IED लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे आपका कंप्लीटेड, इस तरीके से हो जाता है ना, वही चीज़ है यहाँ पर पीछे लग जाता है, तो ये सेकंड फॉर्म में बदल दो इसको, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। और ये क्या है आपका, एथिल, F है फ्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। ठीक है, बन गया ना, बन गया फ्लोराइड। तो इस तरीके से नाम बन जाते हैं, ये चीज़ आ गई आपकी समझ में। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो रिएक्शन बनाना मैं अगली वीडियो से सिखाऊंगा। यदि आज की वीडियो आपने नहीं देखी पूरी, अभी तक आप यहाँ तक पहुँचे हो तो पूरी देख लोगे, लेकिन फिर भी आपने कट करके देखी है तो पूरी वीडियो को देख लोगे, तभी आपका समझ में आएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ चिक के, सेकंड केमिस्ट्री तभी समझ में आएगी। सेकंड को छोड़ो, आज का जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 तभी समझ में आएगा, तब आज की ये वीडियो पूरी तरह से देख लोगे, हर चीज़ का मीन्स आपको पता रहेगा, तभी आप रिएक्शन बनाना सीख पाओगे, नहीं तो कभी नहीं। तो रिएक्शन बनाने से पहले आज की जो बेसिक बातें हैं ये चीज़ सीख गए तो रिएक्शन बनाना सीख पाओगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, तभी रिएक्शन बनाना सीख पाओगे आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी बच्चे नए हैं उन सभी को हमसे जोड़ देना। कल की जो वीडियो आएगी इस चैप्टर की, ये समझ लीजिए वो इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, उसमें आपकी बहुत सारी रिएक्शन बनाना सिखाऊंगा, बहुत सारी रिएक्शन बनाना सिखाऊंगा, ये समझ लीजिए बहुत, और एकदम बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से। बस ये चीज़ें तुम्हें पता रहनी चाहिए, तो मैथमेटिकल ऐसा इस्तेमाल करूँगा मैथ का केमिस्ट्री के साथ में कि आपकी रिएक्शन रटना नहीं, सीख जाओगे, बनाना सीख जाओगे, हमेशा दिन में रात में तारे की तरह नजर आएंगे, बिल्कुल एकदम बेहतरीन। ठीक है, चलिएगा, बाकी आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।